बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि भैया देखो हम जाति जनगणना करेंगे, उसमें ओबीसी का सेक्शन दे देंगे। जाति जनगणना सबसे पहले सिर्फ वहां ओबीसी लिखना का कोई मतलब नहीं है। अलग 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 कम्युनिटीज हैं, हम हर कम्युनिटी की लिस्ट चाहते हैं। चाहे मोची हो, बढ़ाई हो, प्लम्बर हो, धोबी हो, कभी नहीं दिखेंगे और ये देश को चलाते हैं लोग। और फिर मीडिया में कहते भैया मोदी जी गले लग गए, सुपर पावर बन गया। कभी वो यूक्रेन भागेंगे, कभी रूस भागेंगे, वो कभी गले लगेंगे और फिर भैया सुपर पावर बन गया, सुपर पावर बन गया। मतलब कैसे बन गया? 90% लोग मतलब शामिल ही नहीं है उसमें, बेरोजगार है, भूख लग रही। देख लो, अगर कोई सोचे कि जाति जनगणना को रोका जा सकता है या 50% बैरियर को रोका जा सकता है, मैं आपको बता रहा हूं वो सपने देख रहे हैं। ये होगा ही होगा, इसको रोका नहीं जा सकता है। ना जाति जनगणना रोकेगा, ना सोशो इकोनॉमिक सर्वे रोकेगा, ना इंस्टीट्यूशनल सर्वे रोकेगा, ना 50% का बैरियर रहेगा। ये तीन सारे के सारे उड़ेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान की जनता ने ये मन बना लिया है, ऑर्डर आ गया है, जनता से ऑर्डर आ गया है। अब आपको प्रधानमंत्री जी को ये बात एक्सेप्ट कर देनी चाहिए और ऑर्डर लागू कर देना चाहिए, और अगर नहीं करेंगे तो फिर दूसरे प्रधानमंत्री करेंगे। आने वाले समय में पॉलिटिकल नुकसान भी होगा, तब भी करूंगा। आप देख लेना। नमस्कार दोस्तों, तारीख था 13 दिसंबर 1946। उस दिन संविधान सभा की बैठक के भीतर जवाहरलाल नेहरू ने संविधान के उद्देश्यों के बारे में अपना मत प्रकट किया था। जी हाँ, और उसी 13 दिसंबर 1946 के दिन ही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने उसी संविधान सभा की बैठक के भीतर खड़े होकर के बहुत साफ तौर पर नेहरू की आलोचना किया। डॉक्टर अंबेडकर का कहना था कि समाजवादी के रूप में नेहरू की ख्याति है और उसको देखते हुए वह जो प्रभाव पेश कर रहे हैं वह निराशाजनक है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि मैं आशा करता था कि कोई ऐसा प्रावधान जरूर होगा जिससे राज्य सत्ता आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय को यथार्थ रूप में दे सके। यानी ये कहे कि इस दृष्टिकोण से मैं आशा यह भी करता था कि यह प्रभाव बहुत ही स्पष्ट शब्दों में घोषित किया जाएगा कि देश में सामाजिक और आर्थिक न्याय होगा। इसके लिए उद्योग धंधे हो और भूमि के राष्ट्रीयकरण होगा। जब तक अर्थतंत्र समाजवादी अर्थतंत्र ना हो तब तक मैं नहीं समझता कि कोई भावी सरकार जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय करना चाहती है वह ऐसा कर भी सकते। वो पहली बैठक थी संविधान सभा की, और वो संविधान की तमाम बैठकों के बाद जब संविधान बनकर तैयार हो गया तो वो अपने आखिरी भाषण के भीतर भी डॉक्टर अंबेडकर ने यही कहा कि जब तक इस भारत देश के भीतर आर्थिक समानता का जिक्र होगा नहीं तब तक संविधान के पन्ने महज पन्ने भर ही रह जाएंगे। यानी ये कहे उसके भीतर दर्ज शब्द इस एहसास को करा ही नहीं पाएगा कि हट और समानता का कोई जिक्र इस संविधान के भीतर दर्ज। तो ऐसे में जरा आप कल्पना करके देखिए कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी कल इलाहाबाद में जिस सामाजिक न्याय का जिक्र कर रहे थे उसकी जमीन संविधान के ऊपर खड़ी थी, और संविधान में दर्ज तमाम शब्दों के आश्रय विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने खुले तौर पर इस देश के सामाजिक समीकरणों या फिर ये कहे कि सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों के उस पिरामिड को ही पलट दिया जिसकी कोई कल्पना कम से कम राजनीतिक करने वाली पॉलिटिकल पार्टी या फिर ये कहे कि कोई नेता कर ही नहीं सकता। और खुले तौर पर उन्होंने इस बात का जब ऐलान किया कि जनता इसके लिए तैयार है और मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये करना पड़ेगा, यदि वह नहीं करेंगे तो उनको पद से हटाना पड़ेगा। अगर कोई ऐसे में अगला प्रधानमंत्री कोई इसे लागू करेगा, ये संदेश अल्टीमेटम है, चुनौती है या मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था के भीतर एक
आक्रोश है, जिसके भीतर इस बात का एहसास क्या राहुल गांधी को हो गया है कि उनके पास तो गंवाने के लिए इस दौर में कुछ भी नहीं, लेकिन अब जो देना है वह इस समाज के वंचित समाज को दिया जाए, यानी जो हाशिए पे है, जो पिछड़ा समाज है। क्योंकि मौजूदा समय में इस भारत देश की राजनीति के भीतर जो कोई भी सत्ता तक पहुंचा है या सत्ता तक पहुंचने की रास्ते को जो खोज रहा है, जो रास्ते को तलाश रहा है, वह ऐसे ऐसे हुनरमंद लोग हैं जो इस भारत देश के भीतर हाशिए और गरीब तबके के दिशा में देखते तक नहीं। उनकी अपनी राजनीतिक सोच केवल उनके आसपास घोरती रहती है। और शायद यही स्थिति है इस देश के भीतर कि मनमोहन सिंह की सरकार के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 साल की सत्ता ने एक एहसास इस देश के भीतर, यदि प्रधानमंत्री को लेकर के यह एहसास इस भारत देश के आम जनता को करा दिया कि उनकी समूची राजनीति उन्हीं के आसपास घुमड़ती है और वह सत्ता बरकरार रहे, उसी आश्रय इस भारत देश की नीतियां बनती है और इसी आश्रय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन तमाम जगहों पर नजर आते हैं जहां पर ये सारे सवाल बड़ा हो जाए कि वह खुद, उनका कद और उनकी राजनीति कैसे बड़ी, तीखी, चौड़ी और चकाचौंध दिखाई देने लगे। चाहे इस भारत देश के भीतर में जो 90% तबका है उस तरफ कोई ध्यान ही ना दे, तो ऐसे में कोई भी नारा आप ऐसे में लगा लीजिए, उन सारे नारों का कोई मतलब नहीं उनका। और भारत ऐसे में केवल और केवल एक प्रधानमंत्री, एक राजनीति और इस भारत देश के भीतर में सत्ता पाने की राजनीति की जो हुनरमंद तरीके हैं, उसके आश्रय इस देश के भीतर भारत दुनिया पर राज कैसे कर सकता है। तमाम सारे सवाल हैं, वो कैसे ताकतवर हो सकता है इस दौर में। इस सारे सवाल से विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अपनी बात की शुरुआत करी। चाहे मोची हो, बढ़ई हो, प्लम्बर हो, धोबी हो, कभी नहीं दिखेंगे और ये देश को चलाते हैं लोग। और फिर मीडिया में कहते भैया मोदी जी गले लग गए, सुपर पावर बन गया। कभी वो यूक्रेन भागेंगे, कभी रूस भागेंगे, वो कभी गले लगेंगे और फिर भैया सुपर पावर बन गया, सुपर पावर बन गया। मतलब कैसे बन गया? 90% लोग मतलब शामिल ही नहीं है उसमें, बेरोजगार है। असल में तो सुपर पावर होने की कल्पना इस दौर में आर्थिक तौर पर समूची दुनिया में बलवती हो गई है। यानी ये कहे कि जिसके पास इस दौर में पूंजी है वो सुपर पावर हो सकता है। और इस दौर में ध्यान दीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौर में दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी इस भारत देश को बनाने की दिशा में चुनाव से पहले इस बात की नारा लगा रहे हैं। इस दौर में 2047 में विकसित भारत का भी राग नरेंद्र मोदी ने ही छेड़ा है। लेकिन तमाम परिस्थितियों से इतर अगर मौजूदा संविधान के भीतर लिखे गए सारे तमाम शब्दों के आश्रय इस भारत देश के भीतर यदि आप आर्थिक समानता ढूंढना शुरू कीजिएगा तो जाहिर सी बात है आपको नहीं दिखेगा। और ऐसे में बाबा साहब अम्बेडकर का जिक्र आज कई मौक़ों पर जिक्र करना जरूरी है, क्योंकि विपक्ष के नेता राहुल गांधी जिस लेजेसी को लेकर के मौजूदा समय में खड़े हैं, उनके सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो कि अपने आसपास समूची राजनीति को सिमटाना चाहते हैं। और वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं जो अपनी बात को लेकर के खुलेआम खुले तौर पर यह बात कहने से चूकते नहीं है कि मैं सियासी नुकसान यानी राजनीतिक नुकसान उठाने को भी तैयार हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस भारत देश के भीतर उस तबके के हक के सवाल लागू जरूर हों। और शायद ये एक ऐसी परिस्थिति है जिसके भीतर यदि आप इतिहास के चंद पन्नों को पलटना शुरू करेंगे, पहली बात जो नेहरू को लेकर के उन्होंने संविधान सभा के भीतर जो जिक्र किया था वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राइटिंग एंड स्टडीज के खंड पाठ के भीतर पेज नंबर 9 के ऊपर अंकित होता है। इसी तरीके से पेज नंबर 6 के अंदर एक खंड 7 के भीतर राइटिंग एंड स्पीचेज में बाबा साहब अंबेडकर ने बहुत साफ तौर पे उसके अंदर लिखा कि हिंदू लोग बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं परंतु आर्थिक कार्रवाई के बारे में कभी नहीं बोलते। इसके पीछे कारण ये है कि शिक्षा के ऊपर एक खास तबके का एक अधिकार है। उसके लिए उन्होंने पैरासाइट शब्द यूज किया था, परजीवी, पैरासाइट। उन्होंने साफ तौर पे उस वक्त कहा कि इसीलिए भारत के भीतर आर्थिक मुद्दों को लेकर के बहस कभी नहीं होती है। धार्मिक साहित्य रचा गया, उसके भीतर आर्थिक कार्रवाई का उल्लेख नहीं है। और जब जब हमें भारत के अर्थशास्त्र को लेकर के किसी किताब को खोजना पड़े तो हम विदेशी लेखकों के ऊपर निर्भर हो जाते हैं। यानी ये कहे कि यहाँ पर एक सवाल वह हिंदू शब्द बार बार इस्तेमाल करते रहते हैं। और इस भारत देश के भीतर में भारतीय जनता पार्टी ने जिस राजनीति को साधा
उस राजनीति के भीतर हिंदू और मुस्लिम शब्द एक लिहाज से ये कहे कि भारत की राजनीति के भीतर सबसे प्रमुख हथियार के तौर पर वोटों के ध्रुवीकरण के आश्रय खड़ा हो। यानी ये कहे कि राहुल गांधी जिस तबके का खास तौर पर ओबीसी, एससी, एसटी और शेड्यूल कास्ट का जो जिक्र वो जब करते हैं तो उसके भीतर वो खास तौर पर ये बात कहते हैं कि जाति जनगणना केवल एक जानकारी है, कास्ट सेंसस केवल एक जानकारी है कि देश में कितनी आबादी है, क्योंकि इस भारत देश के भीतर का जो पूरा आर्थिक सिस्टम है, इकोनॉमिकल सिस्टम जो है, उस कैपिटल के आसपास लगातार घूमता है, जिस कैपिटल के ऊपर वर्चस्व सत्ता का होता है और सत्ता के भीतर भागीदारी या हाशिए पर पड़े तबके की नहीं होती है, जो ओबीसी है, एससी है, एसटी है, माइनॉरिटीज को भी उसके अंदर शामिल कर लीजिए। आर्थिक तौर पर विभिन्न सारे तबके को ले लीजिए, जो गरीबी तबका है, जो गरीबी मुफलिसी में जीवन जी रहा है, उसकी भागीदारी मेन स्ट्रीम में कभी होता नहीं। और यहीं से इस भारत देश के भीतर सबसे बड़ा सवाल उठना शुरू हो जाता है कि जब लगातार अंबानी और अडानी और कॉरपोरेट के साथ सत्ता की यारी, यानी कि सत्ता की नेक्सस, इस दौर में राजनीतिक पूंजी या राजनीतिक फंडिंग जो इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से खुले तौर पर इस देश के भीतर गैर कानूनी तौर पे होती चली गई सबके सामने, उसमें आरबीआई की जो भूमिका रही इस भारत देश में आर्थिक अपराध को रोकने के लिए, सीबीआई और ईडी के भागीदारी इस देश के भीतर सत्ता के अनुकूल जिस तरीके से रही बीते 10 सालों के भीतर, उसने इस भारत देश के भीतर बार बार ये सवाल उठाता है कि कोर सेक्टर नेगेटिव के भीतर है। ये सवाल उठता है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नेगेटिव के अंदर होता है। एमएसएमई इस देश में तहस नहस हो गया तो रोजगार पैदा कैसे होगा इस दौर में। और पहली बार विपक्ष के नेता राहुल गांधी बोलते हैं इस भारत देश के भीतर हुनरमंद लोगों की संख्या हर क्षेत्र के भीतर इतनी अधिक है कि आप उसको उस पॉलिसी से या उस नीति से या उस सिस्टम से नहीं जोड़ते हो जिस सिस्टम के आश्रय आपने अपनी इकोनॉमी को बताया है और दुनिया के ऊपर आप विश्व गुरु के तौर पर स्थापित होने की दिशा में अपनी तीसरी बड़ी इकोनॉमी के साथ बढ़ना चाहते हैं। ये पूंजी तो चंद हाथों के पास ही है। इस भारत देश के भीतर में गरीब के हाथ में क्या है, बढ़ई के हाथ में क्या है, मोची के हाथ में क्या है, धोबी के हाथ में क्या है। यानी ये कहे कि काम के आश्रय इस देश के भीतर जाति की पहचान जोड़ने की पूरी प्रक्रिया शायद आज़ादी के बाद की भारत की राजनीति के भीतर जो आप सोशलिस्ट और लेफ्ट की जो पूरी धारणाओं को अगर समझे तो उससे कई कदम आगे निकल करके विपक्ष के नेता राहुल गांधी जिन सारे सवालों को अब लगातार उठा रहे हैं उसके भीतर आपको भारत देश की राजनीति के भीतर डॉक्टर अंबेडकर भी दिखेंगे, जो लगातार जिन बातों का जिक्र करते हैं वो आर्थिक पक्ष को लेकर के कहते हैं, आर्थिक समानता का जिक्र करते हैं और हिंदू मुस्लिम की परिस्थितियों के भीतर वह अपनी आइडेंटिटी हिंदुओं से अलग भी रखते हैं। और ऐसे में ये अब सोचने वाली बात है कि जो खंड 2 राइटिंग और एंड स्पीचेज जो है उनके 465 नंबर पन्ने पे एक जानकारी होती है कि साइमन कमीशन जब भारत आया, जो कि यहाँ के अर्थव्यवस्था को ठीक करना चाहता था, साइमन कमीशन प्रशासनिक व्यवस्था को, तो उनके सामने डॉक्टर अंबेडकर भी गए और डॉक्टर अंबेडकर ने उस समय वहाँ जाकर के कहा कि दलितों का अल्पसंख्यक रूप अब तक इसीलिए छिपाया जा रहा है कि वह हिंदू समाज के भीतर गिने जाते थे। वास्तविकता इस देश का ये है कि हिंदू समाज और दलितों को जोड़ने वाली कोई कड़ी है ही नहीं इस देश में। जिस आधार के ऊपर अल्पसंख्यक मुसलमानों का प्रतिनिधित्व दिया जाता है उसी आधार पर हम अपने लिए भी प्रतिनिधित्व की मांग करते हैं। यानी ये कहे कि जिस समाज का जिक्र इस दौर में वोट बैंक के लिहाज से कहे, सोशल इंजीनियरिंग के लिहाज से, जाति समीकरण के आधार पे या जो कुछ भी कर रहे हैं उससे थोड़ा अलग हटकर विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इस दौर में उनकी ताकत, उनकी हुनर और उनके उस पूरे सिस्टम और उन पॉलिसी से जोड़ने की दिशा में कदम आगे बढ़ाया और खुले तौर पे कहा कि आपको उस सिस्टम से जाति जनगणना के बाद जोड़ना पड़ेगा और हमारा मिशन यही है। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि भैया देखो हम जाति जनगणना करेंगे, उसमें ओबीसी का सेक्शन दे देंगे। जाति जनगणना सबसे पहले सिर्फ वहां ओबीसी लिखना का कोई मतलब नहीं है। अलग अलग कम्युनिटीज हैं, हम हर कम्युनिटी की लिस्ट जानते हैं। असल में विपक्ष के नेता राहुल गांधी उस महीन
सियासत को इस दौर में उस सतह पे लाना चाहते हैं। इसलिए सवाल केवल ओबीसी का नहीं है, ओबीसी के भीतर जो अलग अलग जातियां हैं, उपवर्ग हैं, उसमें भी उपजातियां हैं, उनका भी जिक्र कर रहे हैं। और जानकर के आपको हैरानी नहीं होनी चाहिए कि डॉक्टर अंबेडकर के राइटर एंड स्पीचेस के खंड 243 एक पेज नंबर होता है, उस पर लिखा होता है कि उन्होंने लिखते हैं कि पिछड़े जाति में कैसे गिना जाए, कैसे किसको छोड़ा जाए। जिसको पिछड़े हुए जातियां कहा जाता है, उसके प्रतिनिधि चाहते थे कि उनको दलित जातियों के भीतर गिना जाए। यानी उनका एक बात और कहना था कि दलित के भीतर उन सबको काउंट करना चाहिए जो आर्थिक तौर पर शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं, आर्थिक तौर पर पिछड़े हुए हैं। और अंबेडकर आगे ये भी बोलते हैं कि 1920 में जो सुधार लागू किए गए, उसके अनुसार जो समुदाय शिक्षा में और आर्थिक तौर पर पिछड़े हुए थे, उनका अस्तित्व बम्बई और मद्रास महाप्रांतों में स्वीकार भी किया। कई और प्रांत चाहते थे कि इस तरीके से इस चीज़ों को स्वीकार करें, यानी इकोनॉमिकली और एजुकेशन दोनों के क्षेत्र में पिछड़े हुए लोगों के साथ वो खड़े होते हैं। और उसके बाद उन्होंने बताना शुरू किया कि कितनी बड़ी संख्या पिछड़ी जातियों के भीतर है, और ये अपर कास्ट के भीतर भी है। यानी ये कहे कि जातियों के भीतर की उपजातियों को लेकर के चिंतन मनन इसलिए भी करना है क्योंकि उनके साथ जुड़ा हुआ काम उसको आर्थिक तौर पर मदद मिल सके। राहुल गांधी कमोबेश उसी बात का जिक्र मौजूदा समय की परिस्थिति के साथ कर रहे हैं। और जब इस दौर में आप देखेंगे कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, ये जो नारा 18वीं लोकसभा चुनाव के समय से जो लगी कि जिसकी संख्या होगी उतनी भागीदारी उसकी मेन स्ट्रीम के अंदर होना चाहिए। गोलमेज सम्मेलन 1931 के भीतर जब हुआ है तो उसका जिक्र इसी किताब के भीतर जो राइटिंग एंड स्पीचेज बाबा साहब अम्बेडकर के, उसमें पेज नंबर 9 के खंड पेज नंबर 9 में एक सत्ता हस्तांतरित हो, वो ब्रिटिश से कह रहे हैं कि कोई ऐसी व्यवस्था करे कि किसी एक गुट के हाथ में सत्ता ना जाए, चाहे वो गुट हिंदुओं का हो या फिर मुसलमानों का हो। समाधान ऐसा ढूंढा जाए कि सत्ता में वे सभी जन समुदाय और भागीदार को अपनी अपनी जनसंख्या के अनुपात से, यानी कि बीते करीब करीब आप देखेंगे तो 95 साल की यात्रा के बाद भी वही परिस्थिति भारतीय समाज के भीतर क्यों मौजूद है। इसके सबसे बड़ी व्यवस्था को लेकर के डॉक्टर अंबेडकर ने संसदीय प्रणाली का भी जिक्र किया, जिसमें उन्होंने माना कि संसदीय प्रणाली इस भारत देश के भीतर ऐसी तैयार कर दी गई है जहां पर देश की आम जनता की भागीदारी नहीं होती, बल्कि जनता अपने मालिक को चुनता है और वो मालिक 5 वर्ष तक सत्ता जैसे मन चाहे वैसे नचाते रहता है, यानी चलाते रहता है। लेकिन जबकि फ्रांसीसी क्रांति के बाद की परिस्थिति के भीतर उनका एक भाषण होता है, जो उस भाषण को जब आप देखेंगे रेडियो के अंदर एक भाषण होता है फ्रांसीसी क्रांति का स्वाधीनता, उन्होंने उस दौरान कहा था कि मजदूरों के लिए स्वाधीनता का अर्थ जनता के द्वारा शासन, संसदीय लोकतंत्र का अर्थ जनता के द्वारा शासन नहीं बल्कि संसदीय लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसके भीतर जनता का काम अपने मालिकों के लिए वोट देना और उनको हुकूमत करने के लिए छोड़ देना। ये खंड 10 के 37 नंबर पेज के ऊपर लिखा गया हो। तो क्या मौजूदा समय में विपक्षी नेता राहुल गांधी दरअसल संविधान बनाने की प्रक्रिया के साथ खुद को जोड़ लिए हैं और वो इस बात को मान रहे हैं कि दरअसल इस दौर में इस लाइन पे राजनीति करना संभव नहीं। लेकिन इसके खतरे हालांकि बहुत बड़े हैं। लेकिन तुरंत देखिए कि मायावती ने सवाल तुरंत पूछने लगे कि आपने अपने दौर में ये काम क्यों नहीं किया था, आपने कास्ट सेंसस क्यों नहीं करवाई थी, आपने जाति जनगणना क्यों नहीं किया। मुश्किल मायावती भर का नहीं है, मुश्किल तो इस दौर में हर उस पॉलिटिकल पार्टी के सामने आने वाली है। अगर इस पूरे प्रक्रिया के भीतर अगर उनके छोटे छोटे अंश को अगर जोड़े तो इस मुश्किल उत्तर प्रदेश की राजनीति में अखिलेश के सामने भी होगी। ये मुश्किल हालात तेजस्वी यादव के सामने में बिहार के अंदर भी खड़ी होगी। आदिवासियों को लेकर के हो सकता है ये सारे सवाल हेमंत सोरेन के सामने झारखंड में भी खड़ा हो जाए। यानी ये कहे कि सियासत के तौर तरीके इस दौर में जिस परंपरा को अपनाए हुए हैं उसके पूरे पिरामिड को राहुल गांधी पलटकर उस देश की आम जनता को खड़ा कर रहे हैं कि आपका आदेश, आपका ऑर्डर
वही सब कुछ तय करेगा। और ये ऑर्डर 2024 के लोकसभा चुनाव में आ गया था। एक लिहाज से चुनाव आयोग या फिर इलेक्शन कमीशन के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार नहीं होते तो परिस्थिति दूसरी होती आज के दौर में। तो देश की आम जनता किस रूप में कैसे तैयार हो, इसीलिए राहुल गांधी इस दौर में खुले तौर पे कहते हैं कि आपको ये करना पड़ेगा। देखिए, देख लो, अगर कोई सोचे कि जाति जनगणना को रोका जा सकता है या 50% बैरियर को रोका जा सकता है, मैं आपको बता रहा हूं वो सपने देख रहे। ये होगा ही होगा। इसको रोका नहीं जा सकता है। ना जाति जनगणना रोकेगा, ना सोशो इकोनॉमिक सर्वे रोकेगा, ना इंस्टीट्यूशनल सर्वे रोकेगा, ना 50% का बैरियर रहेगा। ये तीन सारे के सारे उड़ेंगे क्योंकि हिंदुस्तान की जनता ने ये मन बना लिया है। ऑर्डर आ गया है, जनता से ऑर्डर आ गया है। अब आपको प्रधानमंत्री जी को ये बात एक्सेप्ट कर देनी चाहिए और ऑर्डर लागू कर देना चाहिए। और अगर नहीं करेंगे तो फिर दूसरे प्रधानमंत्री करेंगे। ऐसे में आप सोच सकते हैं कि राहुल गांधी के ये सारे सब सीधे तौर पे प्रधानमंत्री को अल्टीमेटम है। केवल ये प्रधानमंत्री को अल्टीमेटम नहीं है, बल्कि ये कहे कि मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था जिस लिहाज से देश में चल रही है और इस भारत देश के भीतर संसदीय राजनीति के मातहत जो चुनाव की पूरी प्रक्रिया है उसके भीतर पूंजी का योगदान कितना ज़्यादा है, या फिर ये कहे कि पूंजी क्यों सबसे बड़े हथियार के तौर पर इस देश के भीतर है और क्यों आम लोगों की भागीदारी मौजूदा सिस्टम के भीतर नहीं है। ये दरअसल इस भारत देश के इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के जरिए भी समझा जा सकता है। सवाल केवल आज का नहीं है। अगर उस दौर में आप जाइए तो डॉक्टर अंबेडकर के राइटिंग एंड स्पीचेज के खंड 2 में पेज नंबर 340 को 340 पेज नंबर पढ़िए कि उसमें लिखा कि जनता के ऊपर टैक्स लगा करके पूंजीपति जो पैसा इकट्ठा करते हैं वो अपने और अपने प्रतिनिधि वर्ग के हितों के ऊपर खर्च करना चाहते हैं, यानी गरीबों के हितों के लिए नहीं है। और इसी आसरे यहाँ पर कोई भी ये सवाल पूछ सकता है कि डॉक्टर अंबेडकर हिंदू मुस्लिम का जिक्र नहीं करते हैं, छूत अछूत का वो जिक्र नहीं करते हैं, वो गरीब और अमीर का जिक्र कर रहे हैं। यानी वह क्लास स्ट्रगल के साथ साथ क्लास कॉन्शसनेस को भी जोड़ रहे हैं। और ये सारी परिस्थिति मौजूदा समय में जो इस भारत देश के भीतर में लंबोदरी बाट से डांगे तक या सीताराम येचुरी का जिक्र कीजिए, पूरे वामपंथी राजनीति बीच का रास्ता ढूंढते चली गई और एक ही झटके में नेहरू गांधी उनके पूरे सिलसिले को आगे बढ़ाने के बदले विपक्षी नेता राहुल गांधी ने इस देश के भीतर देश के आम लोगों से जब संवाद बनाया तो उनको ये बात समझ में आ गया कि दरअसल इस भारत देश के भीतर इस लाइन के ऊपर राजनीति जब आप करने निकलेंगे तो आपको एक मोड़ के बाद अपने आप को बदलना पड़ेगा। जो भारत में मंडल की राजनीति के बाद अलग अलग छत्रकों के आसरे इस भारत देश की सच्चाई और ये सारी परिस्थिति वामपंथियों के साथ रही, जहां पर वह क्लास स्ट्रगल का जिक्र करते थे लेकिन मजदूर को पूरा हक कैसे मिले, ये सारे सवाल पश्चिम बंगाल के भीतर भी मुश्किल रहा, केरल की भीतर भी मुश्किल रहा, अरुणाचल प्रदेश कहे या फिर नॉर्थ ईस्ट के जिन राज्यों में वामपंथियों की सत्ता रही वहाँ पर भी वो सारी चीज़ें गायब रही। राहुल गांधी शायद इसीलिए खुले तौर पर इस बात को कहने से चूकते नहीं हैं कि उनको पता है कि इसका राजनीतिक घाटा भी उनको हो सकता है, उनको कोई लाभ नहीं मिले। लेकिन पहली बार भारत की राजनीति के भीतर अगर आप कांग्रेस सरीखी और पार्टी के चेहरे बने राहुल गांधी और उन्हीं के आसरे चलने वाली कांग्रेस, हालांकि ये कहे कि कांग्रेस में से इस दौर में कोई दूसरा नेता आपको नज़र नहीं आएगा जो राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के इन सारे अवस्था को जी सके, क्योंकि वो पूरी की पूरी कांग्रेसी टीम पुरानी है जो पारंपरिक राजनीति को ही करते चली आई है पिछले दशकों से। उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हटाना, उन्हीं राजनीतिक समीकरणों के आसरे सहमत का खेल खेलना होगा, जिस सहमत के खेल से आगे बढ़ते हुए इस दौर में मौजूदा नरेंद्र मोदी सत्ता ने चुनाव आयोग से लेकर के हर जांच एजेंसी को अपने साथ जोड़ लिया, तो फिर सियासत कहाँ हुई। शायद इसीलिए उसके ठीक उलट विपक्ष नेता राहुल गांधी इंडिया गठबंधन से बहुत उम्मीद लगाए बैठे होंगे, ऐसा शायद नहीं है। ये भी हो सकता है कि कांग्रेस को लेकर के भी उनके भीतर कुछ ऐसा सवाल हो, यह भी संभव नहीं है। वो देश की आम जनता के भीतर से उन आवाज़ को सुन रहे हैं और सुनाना चाहते हैं देश की आम जनता को
उस मेन स्ट्रीम सिस्टम के भीतर कहिए, मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स के भीतर कहिए, उसका हिस्सा बनाने के लिए देश की आम जनता को उसके हिस्सा में बनाने के लिए बेताब शायद हैं। आने वाले समय में पॉलिटिकल नुकसान भी होगा तब भी करूंगा, आप देख लेना। जाहिर सी बात है, भारतीय राजनीति का यह परिदृश्य किसी को भी चौंका देगा, क्योंकि क्या सच में ऐसी परिस्थिति भारत देश की राजनीति और यहाँ की सत्ता को बदल नहीं देगी? अगर बदल देगी तो फिर उसके बाद क्या सच में जो कि पूंजी के नाम पे कहिए या पॉलिसी के नाम पे कहिए, चाहे इस देश में स्किल इंडिया हो, चाहे आप इस भारत देश के भीतर हुनरमंद बनाने और करने के तौर तरीके हों, तमाम सारे तौर तरीके हों, सब के सब एक ही झटके में एक नई परिस्थिति इस भारत देश के भीतर उन आम मजदूरों के साथ जाके जुड़ जाएगी, उन पिछड़ों के साथ जाके जुड़ जाएगी, उन दलितों के साथ जुड़ जाएगी, उन आदिवासियों के साथ जुड़ जाएगी, जिनके भीतर का टैलेंट उनके अपने जीवन को जीने के दौरान ही मिल जाता है। और उसके लिए किसी ट्रेनिंग की ज़रूरत किसी पॉलिटिकल सोसाइटी या फिर ये कहे कि किसी अन्य सोसाइटी के भीतर नहीं होती। हमने आपसे स्टार्टिंग में एक बात कही थी कि डॉक्टर अंबेडकर खुद भारतीय संविधान के भीतर दिए गए अपने आखिरी भाषण के भीतर, जब संविधान तैयार कर चुकी थी, उसमें अपने भाषण में उन्होंने कहा कि बिना आर्थिक समानता के कोई भी चीज़ इस भारत देश के भीतर मुमकिन नहीं है। जो आप सोचते हैं परिस्थितियां वैसी की वैसी ही रह जाएगी, हमने कुछ उपाय जरूर उसकी तलाश है। डॉक्टर अंबेडकर बोले जब तक राम मनोहर लोहिया पार्लियामेंट के भीतर पहुंचे तो 3 आने बनाम 16 आने की बहस हर किसी को जानकारी होगा। नेहरू ने प्लानिंग कमीशन के आंकड़ों के आधार पर इस भारत देश की प्रति व्यक्ति आय और उस समय 16 आने कही थी, और चंद बीएचयू के लोगों या फिर बीएचयू के स्कॉलर्स के साथ मिलकर के राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि ये 3 आने हैं प्रति व्यक्ति आय। और नेहरू झुकते गए, झुकते झुकते बात 9 या फिर 11 आने पे शायद आकर के टिक गई। काफी लंबी बात चली थी। जेपी जयप्रकाश नारायण जब इस भारत देश के भीतर के भ्रष्टाचार और सत्ता की ताकत को महसूस कर रहे थे, तो उन्होंने इस बात को समझ गया कि अब हर क्षेत्र के भीतर परिवर्तन की जरूरत है। इसीलिए उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, और उस नारे के भीतर जाति शब्द एक ही झटके में गायब हो। एक पूरे तबके ने, जो यूपी बिहार का जो तबका था, उसने जाति सूचक जो अपने टाइटल होता है आखिरी में, वो सारे तमाम शब्दों को हटाया। ये पूरी प्रक्रिया इस भारत देश के भीतर में इन 3 लोगों के जरिए, अगर मौजूदा समय में अगर विपक्ष के नेता राहुल गांधी की राजनीति के तमाम मर्म को समझिएगा, तो इस बात चीज को समझ लीजिए कि दरअसल ये राजनीति नहीं, बल्कि इस भारत देश के भीतर में उस पुरानी और पारंपरिक राजनीतिक सत्ता को डिगाते हुए एक नई परिस्थितियों को पैदा करने के लिए एक ऐसी कोशिश है जिसके दायरे में आपको इंडिया नजर नहीं आए, इंडिया गठबंधन या वो तमाम सारी चीज नजर नहीं आएगा। ये एक ऐसी लड़ाई है जिसमें इंडिविजुअल वर्सेस ऑल हो चला है। यानी ये कहे कि शुरुआत में एक तरफ नरेंद्र मोदी की मौजूदगी रही, दूसरी ओर राहुल गांधी थे, लेकिन अब ये परिस्थितियां संविधान और उसके भीतर लिखे गए तमाम शब्दों के आश्रय, उन शब्दों के पीछे के तमाम संघर्ष और भारतीय समाज के भीतर की उन तमाम जड़ों को कागज तक लाने की जो प्रयास इस भारत देश के भीतर किए गए, उन तमाम प्रयासों को अमली जमा पहनाने के लिए यदि नेहरू गांधी परिवार का कोई व्यक्ति अगर उस राजनीति के आश्रय भारत के सामाजिक ढांचे के असल परिस्थितियों को उठाना या उजागर करना चाहता है और उसी सत्ता को समझाना चाहता है कि आपको ये करना पड़ेगा, तो जो वोट बैंक की पूरी थ्योरी है, जिसके आश्रय हर 5 साल के बाद इस देश में लगता है कि कोई दूसरे पॉलिटिकल पार्टी को हम आएंगे तो हम इसको लोड करें, ये कॉर्पोरेट आज पैसा देगा तो कल वो पैसे ले जाएगा, हम ही तय करेंगे कौन सी पॉलिसी इस देश में बनी है, किसको लाभ पहुंचना है, किस बैंक को, किस इंस्टीट्यूशंस को, किस ब्यूरोक्रेट्स को, किस मीडिया को, किस जुडिशरी के भीतर किस परिस्थिति को किसको लाभ पहुंचाना, ये सत्ता तय करेगी। और सत्ता के पीछे उस दौर में ये पूरे सारे लोग लाइन लगा करके खड़े नजर आने लगते हैं। उसको ध्वस्त करते हुए इस भारत देश के भीतर बहुसंख्य देश की आम जनता के भीतर के उन तमाम सारे सवालों को इस भारत देश के भीतर शीर्ष नेतृत्व की स्थिति के भीतर बैठे हुए राहुल गांधी, विपक्ष के नेता राहुल गांधी, सियासी तौर पर, पॉलिटिकल तौर पर ये बिल्कुल एक नई परिस्थिति है इस देश के भीतर, जिसके पास अपनी कोई ताकत है नहीं, लेकिन सवाल है कि केवल उसके हाथ में एक संविधान है और उस संविधान के भीतर लिखे गए तमाम शब्दों की ताकत है।
ये परिस्थितियां हो सकता है कि आजकल महात्मा गांधी की याद दिला दे आपको, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया के तमाम देश, किसी भी देश, रसिया हो, अमेरिका हो, पोलैंड हो, फ्रांस है, वो जर्मनी लीजिए, किसी भी देश का नाम आप ले लीजिए, सब ताकत के साथ थे। लेकिन उस समय में शांति के प्रतीक बने महात्मा गांधी ने जो पहचान दुनिया के सामने रखा, क्या मौजूदा समय में वही बिंब हमारे आपके पूरे देश की आम जनता के सामने इस दौर में तो नहीं है? चाहे यूक्रेन हो, रसिया हो, ईरान हो, चीन हो, अमेरिका हो, कोई भी देश हो, वो हमास क्यों ना हो, इजराइल क्यों ना हो, लेकिन विपक्ष के नेता राहुल गांधी के पास वो ताकत नहीं है और चुनौती इन तमाम परिस्थितियों को भारत देश के बहुसंख्य जनता के आश्रय दे रहे हैं। शायद वर्तमान समय के भीतर ये सबसे बड़ा सवाल भी होगा और इस समय सबसे बड़ा वो जवाब भी होगा। देखते रहिए, इसमें और अपडेट लेकर के आते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।